धौलपुर में इन दिनों बदमाशों के हौसले बुलंद हैं। निहालगंज इलाके के बलराम बिहार कॉलोनी में कार सवार 5 लोगों ने बाइक सवार 2 युवकों के साथ जमकर मारपीट की, जिसका सीसीटीवी फुटेज सामने आया है। इन तस्वीरों को आप देख सकते हैं कि कैसे बदमाश बाइक से आ रहे 2 युवकों को रोकते हैं। लोग लाठी डंडों से उन पर हमला बोल देते हैं। 5 बदमाश बिना रुके लाठी डंडे बरसाते रहते हैं। पीड़ित युवक रहम की भीख मांगता रहता है, लेकिन बदमाश उनकी एक भी नहीं सुनते और ताबड़तोड़ हमला जारी रखते हैं। 50 सेकंड के अंदर बदमाश मारपीट कर कार से फरार हो जाते हैं। जानकारी के मुताबिक पूरी घटना 2 दिन पहले की बताई जा रही है। पीड़ितों ने केस दर्ज करवाया है। पुलिस अब इस सीसीटीवी फुटेज के आधार पर आरोपियों की तलाश कर रही है। चलिए बात टेक्सटाइल सिटी भीलवाड़ा की करते हैं, जहां शराब का अवैध कारोबार तेजी से फैल रहा है। कोड वर्ड के जरिए शराब बेची जा रही है, जिसका खुलासा न्यूज 18 की पड़ताल में हुआ। ब्रांच मतलब ठेका है या फिर क्या है? ब्रांच ये ब्रांच है, छोटी ब्रांच। ठेके वाले खोलते हैं ये? हाँ, ठेके वाले खोलते ब्रांच। बैंकिंग ने तो सारी जितनी भी खुली सारी ब्रांच है यहाँ पर आसपास इस रोड पर सारी ब्रांच है। सारी ब्रांच। सुना आपने, भीलवाड़ा में शराब के ठेकों के साथ ही अब ब्रांच भी खुल गए हैं। जी हाँ, खुलेआम अवैध शराब का गोरख धंधा चल रहा है। आलम यह है कि शराब के कारोबारियों ने अपनी ब्रांच किराना स्टोर में भी खोल रखी है। न्यूज 18 की पड़ताल में इसका खुलासा हुआ है। कोड वर्ड के जरिए शराब का अवैध कारोबार चल रहा है। देसी और अंग्रेजी अंडों के नाम पर किराने की दुकानों में शराब बेची जा रही है। और ये अंडे वाला क्या मामला है? ये देसी अंडे की दुकान खोल रहे हैं। ये अंडा चला रहे थे। अंग्रेजी अंडा कौन सा होता है? अंग्रेजी दारू है। अंग्रेजी दारू है, दारू। शहर के बाहर शाहपुरा रोड पर कोड वर्ड में शराब की बिक्री धड़ल्ले से जारी है। देसी और अंग्रेजी अंडों के नाम पर शौकीनों के लिए शराब 24 घंटे उपलब्ध है। किराने की दुकान में रोल स्टेक और तमाम जो विदेशी अंग्रेजी दारू हैं उनके खेप मौजूद हैं। और जहां आप शक्कर खरीदने जाएंगे, तेल लेने जाएंगे, वहीं पर आपको रोल स्टेक सहित तमाम अंग्रेजी दवाएं, अंग्रेजी दारू भी यहां पर आपको खरीदने के लिए मिल जाएगी। कोड वर्ड के जरिए अवैध शराब के इस गोरख धंधे से आबकारी विभाग भी अनजान है। जब इस बारे में जिला आबकारी अधिकारी से पूछा गया तो उन्होंने पूरे मामले की पड़ताल की बात कही। देखिए, कोड वर्ड की जो बात है उसकी जानकारी भी मैं करवाऊंगा। और आपने सूचना दी है कि इस तरीके से अवैध गतिविधि चल रही है, तो निश्चित तौर से हम लोग अतिशीघ्र उस क्षेत्र में मेरे इंस्पेक्टर एंड प्रहराधिकारी को बोलकर अगर ऐसे कहीं अवैध गतिविधि में कोई लिप्त है तो उसके खिलाफ कार्रवाई कराएंगे। बहरहाल अब देखना है कि कब आबकारी विभाग नींद से जागती है और कब शराब के अवैध कारोबार पर रोक लगती है। न्यूज 18 राजस्थान के लिए भीलवाड़ा से मनीष दादीज की रिपोर्ट। सीएम गहलोत ने पशुपालन, गोपालन और आरसीडीएफ की समीक्षा बैठक की और अधिकारियों को निर्देश दिए कि डेयरी क्षेत्र का बड़े पैमाने पर विस्तार हो। बैठक को लेकर सीएम ने ट्वीट कर जानकारी दी कि निवास से वीसी के माध्यम से पशुपालन, गोपालन विभाग और राजस्थान कोऑपरेटिव डेयरी फेडरेशन की समीक्षा बैठक को संबोधित किया। कृषि के साथ साथ पशुपालन गतिविधियों का हमारी अर्थव्यवस्था में अहम योगदान है। राजस्थान में इस क्षेत्र के विकास की अपार संभावनाएं मौजूद हैं। इसको ध्यान में रखते हुए राज्य सरकार ने बजट में पशुपालन के क्षेत्र में कई महत्वपूर्ण घोषणाएं की हैं। इन घोषणाओं को समयबद्ध रूप से पूरा करने का प्रयास किया जाए ताकि इस क्षेत्र का राज्य के सकल घरेलू उत्पाद में हिस्सा और बढ़े तथा किसानों एवं पशुपालकों की आय में वृद्धि हो। प्रदेश में गांव ढाणी तक पशुधन हेतु चिकित्सा सुविधाओं को मजबूत करने का काम किया जा रहा है। प्रदेश भर में चरणबद्ध रूप से 1478 ग्राम पंचायतों में नए पशु चिकित्सा उपकेंद्र खोले जा रहे हैं तथा 200 पशु चिकित्सा उपकेंद्रों व 198 पशु औषधालयों को पशु चिकित्सालय में क्रमोन्नत किया जा रहा है। तो पशुधन, गोपालन और आरसीडीएफ की समीक्षा बैठक आज मुख्यमंत्री अशोक गहलोत ने की।
इस दौरान जो अहम बातें रही उसको लेकर के मुख्यमंत्री अशोक गहलोत ने ट्वीट किया। कोरोना काल में भी उच्च शिक्षा मंत्री भंवर सिंह भाटी लगातार एक्शन में हैं। मंत्री भाटी ने अपने विधानसभा क्षेत्र के ग्रामीण इलाकों का दौरा किया और स्थिति का जायजा लिया। इस दौरान जहां समस्याएं दिखीं, उन्होंने अधिकारियों को जल्द समाधान के लिए निर्देश दिया। मंत्री भाटी ने कहा कि कोरोना का ग्राफ कम हुआ है, लेकिन लोगों को जागरूक रहने की आवश्यकता है। साथ ही उन्होंने कहा कि कोरोना की स्थिति नियंत्रण में आते ही कॉलेज खोलने पर फैसला किया जाएगा। पार्टी लगातार कोलायत विधानसभा क्षेत्र के दौरे पर हैं और ग्रामीणों से मुलाकात कर रहे हैं और जो कोरोना काल के अंदर जो समस्या आ रही है उनसे रूबरू भी हो रहे हैं। हमारे साथ में मंत्री भंवर सिंह भाटी हैं, उनसे जान लेते हैं। सर, लगातार ग्रामीण क्षेत्र के अंदर आपका जो दौरा है वो लगातार जारी है, क्या कुछ समस्याएं देखने को मिली और क्या कुछ उनके समाधान आपने किए हैं ताकि कोरोना काल में पूरी तरीके से व्यवस्था सुधरी रहे? मेरे विधानसभा क्षेत्र कोलायत की बात है। पिछले कई दिनों से, लगभग 1 महीने से कोलायत विधानसभा क्षेत्र के प्रत्येक ग्राम पंचायत मुख्यालय पर करीब 85 ग्राम पंचायतें मेरे विधानसभा क्षेत्र में आती है। वहां जाकर के वहां जो ग्राम पंचायत स्तर की जो कमेटी है, कोर कमेटी, उसके जो सदस्य हैं उनसे बातचीत करना, जनप्रतिनिधियों से वार्तालाप करना और सारे हॉस्पिटल्स, चाहे सब सेंटर है, चाहे पीएचसी है, चाहे सीएचसी है, सभी हॉस्पिटल्स की मैंने विजिट की है, उनका निरीक्षण किया है और जो कमियाँ, जो दिक्कतें मैंने महसूस की, जो आवश्यकताएं इस समय में चिकित्सकों के द्वारा बताई गई, तो उसके लिए मैंने करीब 6 एम्बुलेंस कोलायत विधानसभा क्षेत्र का विधायक होने के नाते 6 एम्बुलेंस पूरे विधानसभा क्षेत्र के अलग अलग हॉस्पिटल्स में दिए। मेडिकल इक्विपमेंट्स की जो डिमांड थी, करीब 40 लाख रुपए की मेडिकल इक्विपमेंट्स के लिए मैंने स्वीकृति जारी कर दी है। जहाँ तक थर्ड वेव की बात है, तो राजस्थान के मुख्यमंत्री जी ने पूरी तैयारियाँ की है। हमने जिला स्तर के हॉस्पिटल्स को सुदृढ़ करने की तैयारियां पूरी कर ली है और सीएचसी लेवल पर, पीएचसी लेवल पर जो बच्चों के वार्ड हैं वो वार्ड बनाने का काम हो, आईसीयू बनाने का काम हो या ऑक्सीजन की उपलब्धता हो, ऑक्सीजन के प्लांट लगाने की बात हो। और राजस्थान में मैं कहना चाहूँगा कि पहली बार राजस्थान में 25,000 जीएनएम को एक साथ पूरे राजस्थान के ग्राम पंचायत स्तर तक लगाने का माननीय मुख्यमंत्री जी ने निर्णय लिया है। मंत्री भंवर सिंह भाटी जिन्होंने बताया कि लगातार जिस तरीके से कोरोना का जो खतरा तो बढ़ रहा है, लेकिन ऐसे में राहत की जो खबर है वो कही जा सकती है कि धीरे धीरे कोरोना का जो ग्राफ है वो भी घट रहा है। लगातार जो भंवर सिंह भाटी हैं अपने विधानसभा क्षेत्र के दौरे पर हैं और लोगों की जो समस्या है वो भी सुन रहे हैं और उनका समाधान भी कर रहे हैं। सहयोगी भानु प्रताप के साथ सतवीर सिंह राठौर, न्यूज़ 18 बीकानेर। प्रदेश में अनलॉक 2 की प्रक्रिया शुरू हो चुकी है, लिहाजा अब कल यानी बुधवार से प्रदेश भर के परिवहन कार्यालयों में ड्राइविंग लाइसेंस बनेंगे। फिलहाल 25% कैपेसिटी में ही लाइसेंस बनाए जाएंगे, लेकिन जहां ज्यादा डिमांड होगी वहां 50% ड्राइविंग लाइसेंस बनाए जा सकेंगे। वहीं 10 जून से रोडवेज की बसें चलने वाली हैं, साथ ही निजी बसों का संचालन भी होगा, जिसके लिए जल्द नई एसओपी जारी होगी। आपको बता दें कि कोरोना की वजह से 2 महीने से यह प्रक्रिया बंद थी। गाइडलाइन जारी हो गई है और अब परिवहन विभाग ने भी उसके अंतर्गत काम करना शुरू कर दिया है। पर इस पर बात करने के लिए हमारे साथ परिवहन आयुक्त महेंद्र सोनी मौजूद है, उनसे जान लेते हैं कि अब किस तरह से परिवहन विभाग अनलॉक 2 की गाइडलाइन की फॉलो करवाएगा और काम करेगा। सर, कोरोना काल में अगर परिवहन की बात करें तो सबसे जो जरूरी काम था, लाइसेंस एक प्रक्रिया रुकी हुई थी, उसको लेकर सर किस तरह के निर्देश जारी किए गए? आज से हमने जो है लाइसेंस 25% ऑफ जी एवरेज डेली कैपेसिटी पे काम शुरू करने के लिए निर्देशित कर दिया है और इसको हम छोटे ज़िलों में चूँकि 25% क्षमता में भी काफ़ी कम लोग ही आ पाते हैं, तो इसको हम आरटीओ को ये स्वविवेक पे भी छोड़ेंगे कि आने वाले दिनों में वो इसे 50% तक भी, यदि कोरोना की पालना पूरी अच्छे से हो पा रही है, उनके यहाँ स्पेस है, तो क्योंकि हम ये रिस्क नहीं ले सकते किसी भी कीमत पे कि महामारी फैले, इसलिए ये तो हम सुनिश्चित करेंगे कि कोरोना की गाइडलाइन की पालना होकर काम हो। लेकिन काम भी अब न रुके, क्योंकि लगभग 2 महीने से ये काम, जिसमें कि पब्लिक डीलिंग होती है, लाइसेंस में आप जानते हैं बड़े ज़िलों में तो बहुत ज़्यादा भीड़ हो जाती है, तो उसको रोकने के लिए, उस भीड़ को महामारी का कारण न बनने के लिए हमने इसे बंद किया था
लेकिन अब लोगों की कठिनाइयों को देखते हुए और राजस्व से जुड़ा हुआ महकमा होने से हम काम शुरू कर रहे हैं चरणबद्ध रूप से, और आज से 25% इस पे हम, और इससे पहले भी हमारे जो ऑनलाइन जो भी काम संभव थे वो सभी काम हम कर रहे थे। केवल जिसमें पब्लिक को व्यक्तिगत रूप से आना पड़े वो काम ही हमने रोके थे। तो उम्मीद करते हैं कि अब ये महामारी नियंत्रण में ही रहेगी और हम और काम को आगे बढ़ाएंगे। शुक्रिया हमसे बात करने के लिए। आपसे परिवहन आयुक्त महेंद्र सोनी जो बता रहे थे कि कोरोना काल में किस तरह से परिवहन विभाग ने बेहतरीन काम किया, और अब जब अनलॉक 2 की नई गाइडलाइन जारी होगी तो उसे लेकर किस तरह से परिवहन विभाग आगे काम करने वाला है। कैमरा पर्सन अविनाश शर्मा के साथ सचिन कुमार, न्यूज़ 18 जयपुर। श्रीगंगानगर में इंदिरा गांधी नहर में आ रहे जहरीले पानी से लोग परेशान हैं। पंजाब के हरीक बैराज से ये केमिकल युक्त पानी छोड़ा जा रहा है। श्रीगंगानगर हनुमानगढ़ जिले के लोग पिछले काफी समय से पंजाब से आ रहे केमिकल युक्त जहरीले पानी के खिलाफ लड़ाई लड़ रहे हैं, लेकिन अभी तक कोई ठोस कदम नहीं उठाया गया है। आपको बता दें कि इस मामले में ना तो राजस्थान सरकार और ना ही पंजाब सरकार और ना ही केंद्र सरकार ने ध्यान दिया। हजारों फैक्ट्रियों से इस नहर में जहरीला पानी लगातार छोड़ा जा रहा है। हालांकि जब न्यूज़ 18 ने इस खबर को प्रमुखता से उठाया तो श्रीगंगानगर का जल संसाधन विभाग और PHED विभाग हरकत में आया और फिर पंजाब प्रशासन को इस बारे में अवगत करवाया गया और ठोस कदम उठाने की बात कही गई। खास बात यह है कि जलदाय विभाग ने जो पानी के सैंपल लिए थे जांच में सही पाए गए। वहीं हेवी मेटल्स की जांच रिपोर्ट अभी आना बाकी है। पंजाब पोल्यूशन कंट्रोल बोर्ड के चेयरमैन मारवा साहब और NGT द्वारा गठित हाई पावर कमेटी के चेयरमैन जसबीर सिंह जी को इस विषय से अवगत करवाया है, और मैंने मारवा साहब को याद दिलवाया है कि आपने 31 मार्च तक पंजाब में STP और CTP निर्माण का हमें आश्वासन दिया था, लेकिन 31 मार्च तक STP और CTP कागजों में चल रहे हैं। ये प्रभावी कदम न उठाने के कारण आज इस पानी की दूषित जो पानी है इसको खत्म करने को, इस दूषित पानी को खत्म करने को कोई कदम नहीं उठाए जा रहे हैं, और हमारे जिलों के लोग पानी को पी पी के बर्बाद हो रहे हैं। कोरोना की कहर से कोई अछूता नहीं है। वकील भी इससे प्रभावित हुए हैं। कोरोना के चलते वकीलों पर आर्थिक संकट गहराने लगा है। कोटा में 14 वकीलों की कोरोना से मौत हो चुकी है, जबकि 100 वकील अभी भी क्वारंटीन हैं। 2 महीने से काम बंद होने से कई वकीलों पर रोजी रोटी का संकट खड़ा हो गया। वकील अब आर्थिक सहायता की मांग कर रहे हैं। अभिभाषक परिषद के अध्यक्ष मनोज गौतम ने कहा कि अगर 7 दिन में आर्थिक सहायता नहीं मिलेगी तो आंदोलन तेज करेंगे। ये काफी बड़ी चुनौती रही है कि कोर्ट में हद से भी ज्यादा वकीलों की तो डेट हुई है, और मतलब इनके लिए कुछ, हाँ, हम लोग भी अगर यहाँ आ रहे हैं तो काफी यूँ मान लो एक जीवन को हाथ में लेके आते हैं कि हाँ, क्योंकि और हम इस पेशे में कि और कोई फील्ड में जा नहीं सकते। सारे वकील लोग की डेथ हो गई है। ये बहुत दर्दनाक स्थिति है कि हमारे वकील साथी इस दुनिया से चले गए, और लेकिन सरकार को कुछ ना कुछ इसके बारे में कदम उठाना चाहिए थे। जो कोरोना वायरस जो भारत देश के अंदर प्रवेश करा, हमारे कोटा अभिभाषक परिषद के लगभग 14 सदस्यों का देहांत हो चुका है और लगभग 2500 की यहाँ पे स्ट्रेंथ है। संक्रमित की संख्या लगभग 150 से 200 के बीच में होनी चाहिए, और यदि होम क्वारंटाइन को अपन जोड़ेंगे तो वो लगभग 200 के ऊपर जाने की संख्या जाएगी। कुल 2500 के आसपास हमारी अधिवक्ता परिषद की अभिभाषक परिषद की जो स्ट्रेंथ है वो लगभग 2500 के आसपास कोटा की। कोटा में कोरोना का आंकड़ा भले ही थमने लगा है, लेकिन कोर्ट परिसर में आने वाले वकीलों के संक्रमित होने के डरावने आंकड़े सामने आने के बाद कोर्ट परिसर में आने वाले वकीलों की संख्या में काफ़ी गिरावट आई है। कई वकील आज भी क्वारंटाइन चल रहे हैं, जबकि कई वकीलों की कोरोना के चलते मौत हो चुकी है। कोटा से न्यूज़ 18 राजस्थान के लिए ओम प्रकाश मारू। जून में जल के लिए जंग चल रही है। पानी की किल्लत से लोग परेशान हो रहे हैं और सड़कों पर उतरकर प्रदर्शन कर रहे हैं, जलदाय विभाग का घेराव कर रहे हैं। लोगों के सब्र का बांध भी टूट रहा है। ये 3 तस्वीरें जल के लिए जंग की हैं। जून के महीने में यहां पानी की भारी किल्लत है। लोग बूंद बूंद पानी के लिए तरस रहे हैं। देख लीजिए, कहीं कोरोना से बेखौफ लोगों की भीड़ है तो कहीं कुएं सूख गए हैं और मवेशी पानी के लिए भटक रहे हैं, तो कहीं पानी के लिए प्रदर्शन किया जा रहा है।
चलिए अब एक एक कर पानी की परेशानी की कहानी को जान लीजिए। सबसे पहले बात अलवर की, जहां वार्ड नंबर 18 में 2 महीने से पानी की किल्लत है, लेकिन जीना है तो पानी पीना है, इसलिए यहां टैंकर से पानी सप्लाई किया जा रहा है। लेकिन जैसे ही टैंकर पहुंचता है, पानी के लिए सैलाब सा उमड़ पड़ता है। देखिए, पानी के चक्कर में इनको कोरोना तक की परवाह नहीं है। ये बजाजा बाजार तिरकोलिया के पास का मोहल्ला है, नुक्ती का कुआं महावीर मार्ग। यहाँ पर 2-2.5 महीने से पानी का एक बूंद भी नहीं आ रहा। 3-4 बार हम कलेक्टर साहब के पास भी होके आ चुके हैं, मगर पानी की कोई समस्या का निदान नहीं मिला। इतनी किल्लत है पानी की और इतनी समस्या है कि मारामारी हो रही है। 1 महीने में ये देखते रहते हैं कि पानी हमारे घर में आएगा, मगर पानी का एक लोटा पानी नहीं आता है। दुनिया ने अवैध कनेक्शन करवा रखे हैं, एक की जगह 2-2। उसमें भी हमारा ऊंचाई पे नल पड़ता है, 5-7 घरों में हमारे पानी बिल्कुल नहीं है। अब बात शुरू में पोखरण के नोखा गांव की, जहां मेघवाल समाज के 50 घर हैं और ये इस भीषण गर्मी में पानी के लिए दर दर भटक रहे हैं। मवेशी भी पानी की किल्लत से बेहाल हैं। जलदाय विभाग को किल्लत के बारे में कई बार बताया, लेकिन मसले का हल नहीं निकला। ग्रामीणों के मुताबिक यहाँ सरकारी पाइपलाइन तो बिछाई गई, लेकिन दर्जनों की तादाद में अवैध कनेक्शन भी हैं। कई दिन हो गया, मैं तो मरो बढ़िया सेठ हो महीनों आने तो कोई करो पानी आवे कौन, मैं तो मरो ते हो और कई दिन हो गया, मैं तो थक गया हार गया, कोई करो पानी है कोनी तिसो मर रहा है। जे घोना बकरिया 40 घर बैठा हूँ, कोई सुनाई हो रही हमारी अठे, ठीक है नहीं जयन नहीं होना करे, नहीं कोई माथे रेड़ का करे। मैं तो यहाँ तिसो मर रहा हूँ, मोरे 1500 रुपया लागे टंकर रहा, 1500 रुपया में कटे लाऊं, कोई मोल नहीं। वही अलवर के ही गोपाल टागिज के पीछे मोहल्ला शीशग्रान पानी की परेशानी इतनी बढ़ गई है कि लोगों के सब्र का बांध टूट गया और नाराजगी जाहिर करने जलदाय विभाग का घेराव करने पहुंच गए। 4 महीने से पानी की परेशानी बनी हुई है, लेकिन जलदाय विभाग के अधिकारी जानकर भी अनजान बने हुए हैं। मानो 2-3 महीने हो गए, 2-3 महीने से पानी नहीं आता। तो कितनी बार आप यहाँ आए जलदाय? कई बार आ गए हम, तो शिकायत भी दर्ज करा गए लिखित में भी। अच्छा, क्या कहते हैं अधिकारी? और कह रहे हैं वहाँ जाओ मुकेश मीणा जी के पास। अच्छा, हाँ ये बोला। तो पानी की समस्या का समाधान नहीं हो रहा? नहीं हो रहा जी, बिल्कुल भी नहीं हो रहा। टैंकर पहुँच रहे हमारे पास, कहाँ से लेकर आ रहे पानी? पानी साहब इधर उधर से भर के लेके आते हैं। कभी कहते हैं जल ही जीवन है, इसमें कोई शक नहीं, लेकिन जल के लिए ऐसी जंग की जरूरत क्यों पड़ती है? न्यूज़ 18 राजस्थान के लिए अलवर से राजन प्रसाद, चूरू से मनोज कुमार की रिपोर्ट। यहां रुकेंगे एक छोटे से ब्रेक के लिए। ब्रेक के बाद आपका स्वागत है। अब बात करते हैं उस बेमिसाल बेटी की जो 13 साल की उम्र में ही अपनी दिव्यांग मां समेत पूरे परिवार को संभाल रही है। मासूम मीनाक्षी ठेले पर चारा बेचकर अपना गुजर बसर कर रही है। देखिए मीनाक्षी की बेमिसाल कहानी। ये बेटी बेमिसाल है। 13 साल की मीनाक्षी को सलाम। ठेला चलाकर संभाल रही परिवार। चार मई की वो मनहूस घड़ी जिसने बेटी मीनाक्षी की जिंदगी बदल कर रख दी। इस दिन पिता का साया सिर से उठ गया और वो बेबस बेसहारा हो गई। गरीबी ने उसे और भी गर्त में धकेल दिया। महज 13 साल की उम्र में उस पर एक दिव्यांग बूढ़ी माँ की जिम्मेदारी आ गई। फिर क्या, इस मासूम बेटी ने हिम्मत नहीं हारी। ठेला पर चारा बेचकर वो अपना और अपनी दिव्यांग माँ का पेट पाल रही है। रोज अपनी माँ को ठेले पर बैठाकर चारा बेचने निकल जाती है। 4 मई को मेरे पिताजी की मौत हो गई। मैं मेरी माता को बिठा के ठेले पे सुबह शाम चारा बेचती हूँ और परिवार का गुजारा करती हूँ और शाम को पढ़ाई करती हूँ और 10-50 रुपए का हमारा चारा पकता है। कभी भूखे भी सो जाते हैं।
अजब माँ का बहुत परेशानी आ रही है। चारा बेचने जाते हैं तो कोई दिन तो 30 रुपया को बकच है, कोई दिन 50 रुपया को बकच है। जे गुजारा न चलता है, कोई दिन तो मैं भूखा भी सो जाऊँ। 13 साल की मीनाक्षी बूंदी के लाखेरी कस्बे की रहने वाली है। इस हाल में भी उसने सपने देखना नहीं छोड़ा। दिन भर खून पसीना बहाने के बाद मीनाक्षी शाम में पढ़ाई भी करती है। बेटी मीनाक्षी के हौसले को हर कोई सलाम कर रहा है, लेकिन पिता के गुजर जाने के बाद उसकी जिंदगी में भूचाल आ गया है। दिव्यांग मां सरकार से मदद की गुहार लगा रही है। पड़ोसी भी मदद की अपील कर रहे हैं। ये हमारे पड़ोसी हैं और 4 मई को इनके पिताजी की मौत हो गई थी, लड़की के पिताजी की। और आज इनकी परिस्थिति बहुत ख़राब हो गई है, परिवार हालत बहुत ख़राब हो गए। लड़की रोजाना सुबह, माँ भी दिव्यांग है तो माँ को ठेले पे बिठा के चारा बेचने जाती है। न्यूज़ 18 ने भी अपनी जिम्मेदारी दिखाते हुए बेटी मीनाक्षी के बारे में एडीएम एयू खान को बताया। फिलहाल इतना ही। नमस्कार।